आ रही आवाज? हाँ जी, सुनना सारे के सारे। आ रही आवाज आप लोगों को? रिप्लाई देना, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं अपन अपनी। पिछली क्लास के अंदर जहां तक हो गया था उसके आगे से कंटिन्यू होगा। पिछली क्लास के अंदर अपन ज्ञात कर रहे थे कि प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो वो अपन ने द्विविमीय जालक के लिए ज्ञात कर ली थी। अब अपन त्रिविमीय जालक के लिए ज्ञात करेंगे। किसके लिए? त्रिविमीय जालक के लिए। अपने पास में आएगा ये जालक के लिए। तो हेडिंग लगा लो इसके अंदर, त्रिविमीय जालक के लिए। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं जालक के लिए, फिर मैं एक लाइन लिखवाऊंगा इसके अंदर, फिर आपको फॉर्मूला उतारना है। ठीक है, अब सुनो। प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। जालक बिंदुओं की संख्या। देखो, जो प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात की जाएगी, इसके अंदर सबसे पहले देखो, त्रिविमीय के अंदर जो कॉर्नर का एटम होता है उसका एक कोष्ठिका के अंदर योगदान 1/8 होता है। 1/8 तो लिखोगे कोनों पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। जालक बिंदुओं की संख्या। फिर आएगा 1/4। सुनो, अब 1/4 कहां आएगा? सुनो, जो कोर के मध्य स्थित होगा उसका 1/4 भाग एक कोष्ठिका के अंदर होगा। कैसे होगा वो समझेंगे, अभी रुको। अपन पहले अपन लिखेंगे कोर के मध्य स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। फिर 1/2 फलक पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। और फिर एक ये आएगा कोष्ठिका के भीतर जालक बिंदुओं की संख्या। कोष्ठिका के भीतर जालक बिंदुओं की संख्या। ठीक है, अब सुनो, एक लाइन लिखो सबसे पहले इसके अंदर त्रिविमीय जालक के लिए। लिखना, इस जालक के लिए, इस जालक के लिए प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या। इस जालक के लिए प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या निम्न प्रकार से दी जाती है। इस जालक के लिए प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या निम्न प्रकार से, प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या निम्न सूत्र से दी जाती है। इस जालक के लिए प्रतिकोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या निम्न सूत्र से दी जाती है। पहले फॉर्मूला उतार लो ना। जैसे उतार लो मैसेज छोड़ देना ना।
हो गया। चलो अब एक बार इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जैसे चेक करना, अपन त्रिविमीय की बात करें, यहां जो कॉर्नर का परमाणु होगा इस जगह वाला, ये कॉर्नर का परमाणु क्या करता है, ये 8 कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान करता है। कैसे करता है 8 के अंदर योगदान, अच्छा ये भी बताना पड़ेगा। चलो फिर इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये 8 के अंदर कैसे योगदान करेगा ये देख लेते हैं। इसको देख समझने के लिए कैसे करेंगे देखिएगा। कल वाला जो डायग्राम बनाया था ना, वैसा ही डायग्राम, वैसा ही डायग्राम बने। सुनना, सुनो, कल जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, वैसा ही डायग्राम बनेगा। अच्छा देखो, चेक करना, ये जो कॉर्नर का परमाणु है, कॉर्नर का परमाणु ये वाला चेक करना। ये अब ये वाला परमाणु कितने कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान कर रहा है, चेक करो। ये वाला कॉर्नर का जो परमाणु है ये कितनी कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान कर रहा है, तो चेक करो। देखो 4 कोष्ठिका नीचे है, 4 नीचे है, एक आगे की ये वाली, दूसरी ये वाली, 2 पीछे की, और इसके ऊपर 4 के ऊपर ही 4 रखी हुई है। तो इस कॉर्नर वाले परमाणु का एक कोष्ठिका के अंदर योगदान कितना होगा, 1/8 भाग एक कोष्ठिका के अंदर ये योगदान देगा। इसका मतलब जो कॉर्नर का होता है एटम का 1/8 भाग ही क्या होता है, एक कोष्ठिका के अंदर आता है। कोर का चेक कर लो, कोर पर स्थित या कोर के मध्य स्थित, जैसे कोर का है, अब कोर का भी जैसे मान लो ये वाला एटम है यहां पर, है ना, तो ये वाला जो एटम होगा कोर वाला, ये भी कितनी कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान देगा, ये 4 कोष्ठिकाओं के अंदर योगदान देगा। जैसे नीचे की 4 कोष्ठिका है ना, 1 2 3 और 4, एक कोष्ठिका के अंदर इसका कितना भाग आएगा, 1/4 भाग आएगा। अब पलक वाले की बात करें अपन, पलक वाला चेक कर लो आप। पलक वाले के लिए तो आप इससे समझ सकते हो, चेक करना, जैसे पलक वाला तो ऐसे समझ सकते हैं अपन, देखो। अब पलक वाला, जैसे मान लो यहां कोई एटम है इस पर, तो इसके ऊपर एक कोष्ठिका होगी, इसका कितना योगदान होगा एक कोष्ठिका के अंदर, 1/2 भाग योगदान, यानी 50%। और जो भीतर वाला परमाणु होगा उसका कितना योगदान होगा, 100%। देखो जो कॉर्नर का होता है उसका कितना योगदान होता है, 1/8, जो कोर पर स्थित होता है उसका 1/4, जो फलक पर स्थित होता है उसका 1/2, और जो भीतर होता है उसका 100% क्या होता है, एक कोष्ठिका के अंदर योगदान होता है। ठीक है,
तो उस आधार पर प्रति कोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या त्रिविमीय जालक के लिए निम्न प्रकार से लिखी जाती है। अब आप एक सवाल लिखो, सवाल लिखवा रहा हूं मैं, सवाल लिखना, लिखो। दिए गए चित्र में प्रत्येक कोष्ठिका में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। दिए गए चित्र में प्रत्येक कोष्ठिका में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। दिए गए चित्र में प्रत्येक कोष्ठिका में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करो। जालक बिंदुओं की संख्या, बना लो ये डायग्राम मेरे साथ। रुक जाओ अभी एक बार। रुक जाओ, पहले मैं बना देता हूँ, किसी की जगह कम पड़े करे। ये रखिए एक कोष्ठिका, पहले क्रम के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या बतानी है। एक कोष्ठिका ये है, इसके अंदर जालक बिंदुओं की संख्या बतानी है। एक कोष्ठिका ये है, ये दूसरे नंबर की है। एक कोष्ठिका ये है, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या बतानी है। एक कोष्ठिका ये है, इसमें जालक बिंदुओं की संख्या बतानी है। ठीक है, काफी है, 4 है। बना लो ये। इस दिए गए चित्र में जालक कोष्ठिकाओं, प्रत्येक कोष्ठिका में उपस्थित जालक बिंदुओं की संख्या ज्ञात करनी है। फटाफट बना लो इसे। चलो, हो गया डायग्राम। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है कि इनके लिए आंसर बताने हैं ना, ठीक है, होगा ये सॉल्व। चलो सबसे पहले पहला करते हैं ना। देखो, आपको फॉर्मूला तो पता है ना, ये द्विविमीय जालक है, और द्विविमीय जालक में प्रति कोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला तो पता है ना। चलो चेक करना, देखो क्या लिखोगे, सुनना, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोगों को। द्विविमीय जालक में, द्विविमीय जालक में
प्रति कोष्ठिका जालक बिंदुओं की संख्या। जालक बिंदुओं की संख्या किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे? कल ही बताया था फॉर्मूला, 1/4 कोनों पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या। कोनों पर स्थित जालक बिंदुओं की संख्या फिर आएगा 1/2 कोर के मध्य स्थित जालक बिंदुओं की संख्या, फिर आएगा 1 कोष्ठिका के भीतर जालक बिंदुओं की संख्या। कोष्ठिका के भीतर जालक बिंदुओं की संख्या। अब आपका जो सवाल है उसके अनुसार सबसे पहला, अच्छा, कोष्ठिका 1 के लिए जालक बिंदुओं की संख्या। अच्छा, कितनी आएगी चेक करो। सबसे पहले 1/4। अच्छा देखो, कोनों पर स्थित जालक बिंदु कितने हैं? तो कोनों पर कितने हैं? 1 2 3 और 4। कोनों पर कितने हैं? 4 हैं। 4 हो गया, फिर प्लस 1/2। चलो आओ, कोर के मध्य स्थित कितने हैं? यहां किसी कोर पर कोई जालक बिंदु नहीं है, यानी 0। तो ये हो गया मेरे पास में 0, फिर +1। क्या इसके भीतर कोई जालक बिंदु है? भीतर भी कोई जालक बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 0। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0, ये 0, 4 में 4 का भाग लगेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इस कोष्ठिका के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? 1 है। इस कोष्ठिका में जालक बिंदुओं की संख्या कितनी है? टोटल जालक बिंदुओं की संख्या इस कोष्ठिका के अंदर 1 है। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और 4 भी करना है। ठीक है, चलो उतार लो। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उतार लेने से? नहीं, अगर किसी की क्लास अटक रही है तो उसके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से बिल्कुल सही है। यहाँ से इस साल मैंने, आप इस साल जरूर अपने नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी, इस साल बिल्कुल नहीं होगी। नेटवर्क संबंधी प्रॉब्लम इस साल बिल्कुल नहीं होगी। 2 वाईफाई लगे हुए हैं, टेंशन मत लो। कर लिए? उतार लो, जैसे ही उतार लो अगला स्टार्ट कर दो। सेकंड सॉल्व करना, कोष्ठिका 2 के लिए जालक बिंदुओं की संख्या, फिर कोष्ठिका 3 के लिए, फिर कोष्ठिका 4 के लिए, सबके लिए सॉल्व कर लो। सीधा सा सवाल है, छोटा सा। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा बहुत, थोड़ा जल्दी उतार लो क्योंकि वो आज की क्लास में कंप्लीट करवाना है मुझे। हो गया? चलो चले आगे।
जल्दी करो, बहुत कुछ है इसके अंदर अभी करने का। या तो आगे चलते हैं, चेक करना। अब दूसरा सवाल ले लो इसके अंदर, देखो ये वाला सेकंड वाला। सेकंड वाले के अंदर क्या आएगा चेक करना, केवल ये चेक करने के बस केवल क्रम। चलो सेकंड वाले के अंदर सबसे पहले कॉर्नर की बात करते हैं। कॉर्नर में कितने परमाणु हैं, 1 2 3 और 4। कॉर्नर के अंदर कितने हैं, 4 हैं। ओके, फिर है कोर के भीतर कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 है। ये कितने हो गए, 2। कोष्टिका के भीतर कितने हैं, 0, कोई नहीं है तो कितना आ गया, 0। 4 में 4 का भाग लगेगा 1, इसमें इसका भाग लगेगा 1, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उतारो फटाफट, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चले आगे, इसके बाद में तीसरा कर लो। तीसरा आएगा तीसरे के अंदर चेक कीजिएगा, ये रहा कॉर्नर पर कितने हैं, 4। कोर के मध्य है ही नहीं, 0। कोष्टिका के भीतर कितना है, 1 है, तो कितना आएगा, ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 4 का भाग लगेगा 1 आएगा, आगे 1 और है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये भी 0 होगा, आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक छोटा सा सीधा सा सवाल था। ठीक है ना, कर सकते हो आप इसको खुद से। है वो जबरदस्त टॉपिक है। चलो तो नेक्स्ट आ रहा है अब टॉपिक, वो आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक लगाओ, सुनना। लगाना, बिगनर सिट्स कोस्टिक। छोटे सवाल के अंदर 2 नंबर के अंदर तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा भी बना सकते हैं इससे सवाल एग्जाम के अंदर, और बढ़िया सवाल है ना। ठीक है, अच्छा सुनो, सबसे पहले मैं ये कोष्ठिका बनाकर बताऊंगा, बनाने का प्रोसेस समझाऊंगा, फिर उसके बाद में समझाऊंगा कि ये कोष्ठिका का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले बनाना सीख लो, इसको कैसे बनाया जाता है। अच्छा, इसके 2 डायग्राम बनाना सिखाएंगे अपन, 2 डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम बनाना सिखाएंगे। अब आप लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, बिल्कुल सटीक ध्यान देना बोर्ड पर। ये हमारे पास में जालक बिंदु है, एक जालक बिंदु ये रहा। ये डायग्राम आपको स्केल का उपयोग करके ही बनाना है। किसका उपयोग करके, स्केल का उपयोग करके। हालांकि यहां मेरे पास कोई स्केल नहीं है, मैं तो रफ वे के अंदर बना रहा हूं, लेकिन आपको स्केल का उपयोग करके ही बनाना है। ठीक है ना, दूसरा जालक बिंदु यहां पे है,
बराबर दूरी पर एक तीसरा जालक बिंदु यहां ले लो, फिर एक और जालक बिंदु ले लो, चलो काफी है, 3 ही। एक जालक बिंदु ये, 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 और एक जालक बिंदु काफी है, इससे बन जाएगा। एक तो जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट इस तरीके का है ना, एक और बनाएंगे आती अपन। दूसरा जो जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट करने वाले है, थोड़ा सा पीछे की तरफ, हल्का सा, हल्का सा पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे की तरफ, हल्का सा पीछे की तरफ। ठीक है, एक जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट इस तरीके का है, एक जालक बिंदुओं का अरेंजमेंट इस तरीके का है। ठीक है, ढंग से समझना। सबसे पहला काम क्या होता है, आपको जो जालक बिंदु है उस जालक बिंदु के लिए मूल बिंदु का निर्धारण करना होता है। यानी एक ऐसे जालक बिंदु को मूल बिंदु के रूप में लेते हैं जिससे सारे जालक बिंदु पास पड़ते हो। अब जैसे इस वाले को मूल बिंदु के तौर पे लोगे तो इससे ये तो पास है, ये पास है, ये पास है, पर ये वाले दूर। तो आप मूल बिंदु के रूप में कौन से जालक बिंदु को सेलेक्ट करना चाहोगे, तो वो आप इस वाले जालक बिंदु को मूल बिंदु के रूप में सेलेक्ट करना चाहोगे। सब पास पड़ेंगे, सारे जालक बिंदु। ऐसे कि इसके अंदर भी इससे सारे जालक बिंदु क्या पड़ेंगे, पास पड़ेंगे। तो ये यहां पर मूल जालक बिंदु के रूप में लिया जाएगा, मूल बिंदु के रूप में, और यहां पर ये भी किसके रूप में लिया जाएगा, मूल जालक बिंदु के रूप में लिया जाएगा। अब क्या किया जाता है, सुनो। चलो इसको अपन ने मूल बिंदु के रूप में ले लिया। अब मूल बिंदु के रूप में लेने के बाद में क्या किया जाता है, अपन इस जालक बिंदु से सारे जालक बिंदुओं को जोड़ देते हैं। इस जालक बिंदु से सारे जालक बिंदुओं को जोड़ दो। चलो इस जालक बिंदु से इस वाले जालक बिंदु को जोड़ दिया, इस जालक बिंदु से इस वाले जालक बिंदु को जोड़ दिया, इस जालक बिंदु से इस वाले जालक बिंदु को जोड़ दिया, इस जालक बिंदु से इसको भी जोड़ दिया, इस वाले जालक बिंदु को भी जोड़ दिया, इस वाले जालक बिंदु को भी जोड़ दिया, इस वाले जालक बिंदु को भी जोड़ दिया, और इस वाले जालक बिंदु को भी जोड़ दिया। यानी इस जालक बिंदु से अपन क्या करेंगे, सभी जालक बिंदुओं को जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है ना, मिला देंगे मतलब एक रेखा के द्वारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो रेखा है, एक रेखा ये प्राप्त हुई, एक ये, 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 इनका मिड पॉइंट चेक करो, सबका सबका मिड पॉइंट चेक करो कहाँ का। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट चेक करते हैं। इन दोनों का मिड यहां पे आएगा, इस जगह। इन दोनों का मिड दिखे ना, केवल इतना सा हल्का सा डॉट लगा देता हूं, यहां पे होगा। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पे होगा। ठीक है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पे होगा, और नीचे कर लो। इन दोनों का मिड पॉइंट यहां पे होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे होगा, और इन दोनों का मिड पॉइंट कहीं यहां पे। अब क्या करते हैं, ये जो मैंने मिड पॉइंट बताए हैं सबके, आपको लगाने नहीं है। अब क्या करेंगे अपन, जैसे ये जालक बिंदु और ये वाला जालक बिंदु है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, मध्य बिंदु यहाँ पर है, दोनों जालक बिंदुओं का बीच पॉइंट यानी मिड पॉइंट यहाँ पे है। तो इस पर क्या खींचेंगे, एक लंबी भाजक खींचेंगे जो इसको दो भागों में बांट दे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक लंबी भाजक खींचते हैं, यानी एक लंबी खींचेंगे एक प्रकार से, जो इसको दो भागों के अंदर क्या करेगा, बांट देगा। मैंने क्या किया, यहां से एक लाइन खींची, और उस लाइन ने क्या किया, पहले इसको ध्यान रखना है केवल, है ना, इसको दो भागों में बांट दिया।
अब इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचो जो इस वाले पॉइंट से गुजरे, यानी इसको दो भागों में बांट दे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचो जो यहां से गुजरे, इन दोनों के बीच में एक लाइन खींचो जो यहां से गुजरे। सुनो, इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, यहां से एक लाइन खींचो। इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, यहां से लाइन खींचो। ठीक है, इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, यहां से एक लाइन खींचो। इन दोनों का मिड पॉइंट ये रहा, यहां से एक लाइन खींचो। ठीक, खींच दिया। अब आपको एक घेरा दिखाई दे रहा होगा, एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाला घेरा दिखाई दे रहा होगा। चलो मैं दिखाता हूं वो घेरा कहां पर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी हो सकता है, न्यूनतम आयतन वाला भी हो सकता है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी हो सकता है, न्यूनतम आयतन वाला भी हो सकता है। रुको रुको रुको। ये वाला भाग, ये न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी हो सकता है, न्यूनतम आयतन वाला भी हो सकता है। अगर आप त्रिविम के अंदर बनाओगे तो आयतन बोलोगे, और द्विविमीय के अंदर बनेगा तो ये क्षेत्रफल होगा। फिर एरिया, एक न्यूनतम क्षेत्रफल वाला घेरा है ये। इसी को क्या कहते हैं? विग्नर सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। इसी ही न्यूनतम क्षेत्रफल वाले भाग को क्या कहते हैं? विग्नर सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्नर सिट्स कोष्ठिका। अब सुनो, ये जो क्षेत्रफल यहां बना है, न्यूनतम क्षेत्रफल, ये इस जालक बिंदु के सबसे ज्यादा नजदीक है। जितने भी जालक बिंदु हैं इसके अंदर, उन सभी जालक बिंदुओं में सबसे ज्यादा नजदीक कौन से जालक बिंदु के है? इस वाले जालक बिंदु के नजदीक है। इसी को क्या कहते हैं? विग्नर सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। अगर यही विग्नर सिट्स कोष्ठिका यहां बनाई जाए तो ये कैसे बनेगी? चेक करना। यही विग्नर सिट्स कोष्ठिका अगर यहां बनाई जाए तो ये कोष्ठिका किस तरीके से बनेगी? चेक आइएगा। आपको वही काम करना है जो इसके अंदर किया है। सबसे पहले इसको सबसे जोड़ दो। चलो इसको क्या कर दो? सबसे जोड़ दो। इसको सबसे इसको क्या कर दिया मैंने? सबसे जोड़ दिया। इस जालक बिंदु को मैंने सारे जालक बिंदुओं से जोड़ दिया। अब सबका समद्विभाजक खींच दो। आओ देखो, चेक करना। सबसे पहले इसका समद्विभाजक खींचते हैं। इन दोनों का कहीं यहां से गुजरेगा। थोड़ा इधर किसका पड़ेगा मुझे, और मैं किसका लूंगा? मेरे पास में और भी ऑप्शन है किसकाने के। देखो चेक करो, यहाँ इन दोनों के बीच में। ठीक है, सही है। अब चेक करना। चलो इसको चेक करना थोड़ा। इसको थोड़ा इधर किसका लेते हैं? इन दोनों के बीच में यहां से जाएगा ये। और चेक करो। हाँ जी। अब एक चेक करना, इन दोनों के बीच में। सही है, बिल्कुल बीचों बीच से खिंच के गया है। ठीक है ना? अब चेक करना, इन दोनों के बीच में बिल्कुल बीचों बीच से गया है खिंच के। चलो चेक करो। अच्छा, इन दोनों के बीच का बिल्कुल बीच से गया है, जितना ये है उतना ही ये है। इन दोनों के बीच का बिल्कुल बीच से गया है। अच्छा, अब कौन सा बचा? इन दोनों के बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया, इन दोनों के बीच का हो गया। कौन सा रहा है? अभी रह रहा है शायद।
देखो चेक करना, इन दोनों के बीच का भी हो गया, इन दोनों के बीच का बाकी है, इन दोनों के बीच का ये, और इन दोनों के बीच का, ठीक है। अब जो न्यूनतम ऐसा क्षेत्रफल बनाना है, न्यूनतम क्षेत्रफल, न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो मैं आपको बताता हूं न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्रफल इसके अंदर कहां पे है, चेक करना। अगर न्यूनतम घिरे हुए क्षेत्रफल की बात करें इसके अंदर, तो इस वाले इससे दिखाएंगे अपन, देखो न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्रफल देखो कहां से कहां तक है, देखो, या फिर इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाता हूं, अपने पास में और भी साधन है दिखाने के, चलो कलर भी है अपने पास में, ये रहा ना ब्लू कलर से, ये रहा, ये है न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्रफल, चेक करना, न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये रहा न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्र, थोड़ा सा आकार बढ़ाने में जल्दी बनेगा, ये रहा न्यूनतम घिरा हुआ, इसको कहते हैं विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। ये जो न्यूनतम घिरा हुआ क्षेत्र है इसको क्या कहेंगे, विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहेंगे, इसको कहा जाएगा विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। ये वाली जो कोष्ठिका होगी इसको कहा जाएगा विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। चलो है ना, तो ये वाली कोष्ठिका कहलाती है विग्नर-सिट्स कोष्ठिका, जिसके अंदर अपन अपना जालक बिंदु वापस रख देते हैं, ये था जालक बिंदु, ठीक है। एक बार मैं वापस इसको उन्हीं पॉइंटों से जोड़ देता हूं जिनसे ये जुड़ा हुआ था, इसको कहते हैं विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। इसके अंदर ये रही विग्नर-सिट्स कोष्ठिका और इसके अंदर ये रही विग्नर-सिट्स कोष्ठिका, तो ये कहलाती है भाई विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। और इसके अंदर ये रही विग्नर-सिट्स कोष्ठिका। अब सुनना, ये जो न्यूनतम घेरा हुआ क्षेत्रफल है ये इस जालक बिंदु के सबसे ज्यादा नजदीक है अन्य जालक बिंदुओं की तुलना में। इसी को क्या कहते हैं अपन, विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं, जिसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है, जिसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है, जिसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। लिखो इसके अंदर, किसी दिए गए जालक बिंदु के चारों ओर, किसी दिए गए जालक बिंदु के चारों ओर, किसी दिए गए जालक बिंदु के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र,
एक ऐसा क्षेत्र जो किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में दिए गए जालक बिंदु के सबसे नजदीक हो, जो किसी अन्य जालक बिंदु की तुलना में दिए गए जालक बिंदु के सबसे नजदीक हो, दिए गए जालक बिंदु के सबसे अधिक नजदीक हो, तो इस क्षेत्र को विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। तो इस क्षेत्र को विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। तो इस क्षेत्र को विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखना, विग्नर-सिट्स कोष्ठिका बनाने के चरण निम्न प्रकार से है। विग्नर-सिट्स कोष्ठिका बनाने के चरण निम्न प्रकार से है। विग्नर-सिट्स कोष्ठिका बनाने के चरण निम्न प्रकार से है। पहला लिखो, किसी जालक बिंदु को मूल बिंदु के रूप में चुना जाता है। किसी जालक बिंदु को मूल बिंदु के रूप में चुना जाता है। सेकंड पॉइंट लिखना, इस मूल बिंदु से निकटवर्ती सभी बिंदुओं तक, इस मूल बिंदु से निकटवर्ती सभी बिंदुओं तक एक रेखा सदिश खींचा जाता है। 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 तीसरा पॉइंट लिखना, इन रेखा सदिशों के अभिलंब, इन रेखा सदिशों के अभिलंब, इन रेखा सदिशों के अभिलंब समद्वि भाजक रेखा, इन रेखा सदिशों के अभिलंब समद्वि भाजक रेखा, इन रेखा सदिशों के लंबवत, सॉरी, इन रेखा सदिशों के अभिलंब समद्वि भाजक रेखा या तल खींचा जाता है। त्रिविम की बात होगी तो तल हो जाएगा, या तल खींचा जाता है, या तल खींचा जाता है। समद्वि भाजक रेखा दी गई रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। समद्वि भाजक रेखा दी गई रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। समद्वि भाजक रेखा दी गई रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। समद्वि भाजक रेखा दी गई रेखा के मध्य बिंदु से गुजरती है। अगला पॉइंट लिखना, इन रेखाओं को मिलाने पर, इन रेखाओं को मिलाने पर घेरे गए न्यूनतम क्षेत्रफल या आयतन को, घेरे गए न्यूनतम क्षेत्रफल या आयतन को, घेरे गए न्यूनतम क्षेत्रफल या आयतन को विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं। विग्नर-सिट्स कोष्ठिका कहते हैं।
बिगनर सेट्स का कहते हैं, ये मूल बिंदु है। इधर मूल बिंदु क्या है? ठीक है, तो ये दोनों डायग्राम आप लोगों को बनाने के हैं। ये विग्नर सेट्स कोष्टिका है, ये भी विग्नर सेट्स कोष्टिका है। आपको ऐसा डार्क करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ढंग से दिख जाए इसलिए कर रखा है मैंने। आप तो केवल हल्की हल्की लाइनें खींच देना, जैसे पहले खींची थी ना अपन ने, वैसे। तो बनाने का तरीका आप लोगों को मैंने समझा दिया है। ये दोनों डायग्राम आप लोगों को बनाने का है। हो जाओ शुरू फटाफट। ठीक है, देखो सॉलिड के अंदर तो डायग्राम आएंगे, ऑफलाइन में बहुत टाइम लगता होगा इनको ड्रॉ करने में। कुछ भी टाइम नहीं लगता, फटाफट ऑफलाइन में भी हो जाते हैं। ऑफलाइन के अंदर भी अब ये रंगोली जैसा मानो चाहे कुछ भी मानो, दिवाली से पहले स्टार्ट हो जाता था, तो इनकी प्रैक्टिस करवा देते घर पे रंगोली बनवा के आपसे। सही है ना? रंगोली बनवा के घर पे प्रैक्टिस हो जाती, ये दिवाली से पहले स्टार्ट हो जाते ना। आपसे कहते हैं कि रंगोली ऐसी बनाओ, इधर रख दो 9 जालक बिंदु, इसको सेलेक्ट कर लो, आपस में जोड़ दो, बीच समद्विभाजक खींच दो, फिर जो घेरा गया क्षेत्रफल है उसको अलग कलर से कर दो, तो बढ़िया रंगोली हो जाती और बढ़िया एक टॉपिक क्लियर हो जाता परीक्षा के लिए। सही रहता ना? L3, L3 सॉलिड की तीसरी क्लास है। इसमें थोड़ी चलेगी सॉलिड की, तो सॉलिड वाले बैच में चलेगी मंडे से, नेक्स्ट से। L3 तो सॉलिड के अंदर इसे तीसरी क्लास है, सॉलिड की है। ठीक है, फटाफट बना लो इसे। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, इसके आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आप लोग इसे बनाते रहो, जिससे नहीं बने वो क्लास को बैक कर लेना, कैसे कैसे बनाना सिखाया है वैसे चेक कर लेना। ठीक है, क्लास के अंदर